नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है, उस पर्यावरण अध्ययन की आज हम 1000 प्रश्न की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो 1000 प्रश्न की सीरीज है, इस 1000 प्रश्न की सीरीज में आज हमने आप लोगों के लिए लिए हैं टॉप 100 प्रश्न। यानी कि ये 1000 प्रश्न की जो सीरीज है, इस सीरीज का आज ये पहला पार्ट है, जिसमें हम टोटली 100 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 1000 प्रश्न की सीरीज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन को लेकर आए हैं, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, वह सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं। यदि आपने इस पूरी सीरीज को देख लिया तो आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप लोगों को पता है, डेली आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। डेली यहाँ पर वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन प्रश्न के साथ, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यह भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर में एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है बच्चों? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है कौन सी? लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील में आप लोगों को पता होगा, भारत का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है बच्चों? यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क। एग्जाम में पूछा जाता है ये कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा बच्चों, केबुल लामजाओ है। कौन सा है? केबुल लामजाओ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो भारत के किस राज्य में है बच्चों? पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारा बच्चों, ध्यान रखना, ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। वहीं राजस्थान में यदि हम बात करें तो राजस्थान का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको पता होना चाहिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। यदि हम बात करें तो ये कहां पर है? राजस्थान में है। वहीं यदि देखा जाए तो एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है बच्चों? ये असम में है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं सुंदरवन आया है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बच्चों? सुंदरवन डेल्टा है। अगला प्रश्न है, गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये केरल में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है। तो गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें बच्चों तो ये कहां पर है? उड़ीसा में है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। कहां पर है? उड़ीसा में। वहीं आपको मैं बता दूं, केरल में यदि देखा जाए तो केरल में क्या है बच्चों? शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में है। गुजरात की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको? फेमस गिर नेशनल पार्क जो मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा आपको? गुजरात में। और राजस्थान में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि राजस्थान में, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया था? केवलादेव नेशनल पार्क। लेकिन उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाए सांबर झील, कि सांबर झील कहां पर स्थित है बच्चों? तो सांबर झील है राजस्थान राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? यानी कि कहीं ना कहीं जिसे हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां है? जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर यह बॉटनिकल की जगह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आएगा बच्चों। क्या आएगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो किसकी बात कर रहा है? पशु वर्ग की बात कर रहा है, इसलिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मुंबई में है, अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा कोलकाता। कहां पर है ये? कोलकाता। यदि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें या फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि हम बात करें, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहां पर है? कोलकाता। और कोलकाता जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो नदी कौन सी है बच्चों? तो कोलकाता जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है हुगली नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लेकिन आपके सामने प्रश्न ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो किस राज्य में है? गुजरात में है। और यदि देखा जाए तो ये किसके लिए फेमस है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में आता है, यह है बच्चों कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये आता है एग्जाम में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यानी कि भारत में जो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में की गई थी, 1986 में, 1988 में, 1990 में। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करें तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा 1986 में की गई थी। अब ये नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है? तो प्यारे बच्चों ये कर्नाटक, दूसरा है एक राज्य केरल और एक है कहीं ना कहीं तमिलनाडु, इनकी सीमा पर स्थित है आपका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वहीं आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है, इस नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडो बेटा। क्या नाम है बच्चों? डोडो बेटा है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? यानी कि वनोन्मूलन का मतलब होता है एक तरीके से वनों की कटाई। अब वनों की कटाई के फलस्वरूप वायुमंडल में कौन सी गैस के स्तर में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, ओजोन में होती है, जलवाष्प में होती है, ऑक्सीजन में होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं? ये पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है ये? तो आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक, तो इसीलिए जब पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नर व मादा देखने में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो बुलबुल है, कोयल है, गोरैया है, मधुखोरा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा बुलबुल। क्या हो जाएगा? बुलबुल। ये एक ऐसा पक्षी है जिसके नर एवं मादा देखने में कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मैं इस क्लास में टोटल आप लोगों के लिए बच्चे टोटल टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बच्चों, इसलिए अब आखिरी तक जुड़े रहें क्योंकि बहुत ही शानदार सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो एक तरीके से प्रकृति में पाए जाते हैं, तो जल है, खनिज है, लकड़ी है, उपरोक्त सभी है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संसाधन है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? यानी कि कीट भक्षी, कीट भक्षी का मतलब होता है एक तरीके से जो किसका भक्षण करते हैं बच्चों? कीटों का भक्षण। ऐसे जीव जो किसका भक्षण करते हैं? तो कीटों का भक्षण करने वाले को बोलते हैं कीट भक्षी। उनमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, कार्बन नहीं पाया जाता, सल्फर नहीं पाया जाता, पोटेशियम नहीं पाया जाता। तो बच्चों उनमें नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन। जो कीटों का भक्षण करते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ये आप लोगों को यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ऐसा कौन सा पौधा है जो किसका उदाहरण है बच्चों? वृक्ष का। तो बरगद है, गुलाब है, मेहंदी है, तुलसी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। बरगद क्या है? तो बरगद एक वृक्ष है। इसकी यदि हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों फाइकस बेंगालिसिस। क्या है? फाइकस बेंगालिसिस है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी जो फाइकस बेंगालिसिस की यदि हम बात करें या बरगद की यदि हम बात करें तो इसे सामान्यतः वट वृक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वट वृक्ष। अब ये जो वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष की यदि हम बात करें तो ये भारत और भारत के साथ साथ एक और राज्य, भारत एक देश और राज्य में कौन सा? मध्य प्रदेश। यहाँ का क्या है? ये भारत का तो राष्ट्रीय, एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय ट्री है ये, और कहीं ना कहीं यहाँ का राजकीय क्या है? ये वृक्ष है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? ऐसा कौन सा पक्षी है बच्चों जो स्वयं के लिए घोंसले का निर्माण नहीं करता, यानी कि दूसरे के घोंसले में जाकर अपने अंडे देता है? तो वो है कौवा है,
कोयल है, गोरैया है, बुलबुल है? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कोयल। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अंडे दूसरे के घोंसले में जाकर देती है। अगला प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? यानी कि एक पौधा है, ठीक, उस पौधे में यदि देखा जाए तो उस पौधे की जो पत्तियां हैं बच्चों, उस पौधे की पत्तियों में क्या है? कांटे हैं एक तरीके से। उन कांटों को दिखाकर एक प्रकार से जो शिक्षक है ये किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ाना चाह रहा है? तो वो स्थली पादप, जलीय पादप, उभयधर्मी, मरुस्थली। तो ऐसे पादप को बोलते हैं बच्चों मरुस्थली पादप। और ये मरुस्थली पादप मुख्यतः कहां पर मिलते हैं? ये झाड़ीदार होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये झाड़ीदार होते हैं ये, ठीक, और मुख्यतः जहां पर पानी की कमी होती है उस क्षेत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? पर्यावरण के अपघटन से तात्पर्य है पर्यावरण को समाप्त करना। पर्यावरण को क्या करना बच्चों? अपघटन का मतलब होता है पर्यावरण को समाप्त करना। तो पर्यावरण को समाप्त करने से संबंधित कौन सा नहीं है? तो वो है आप लोगों के सामने ठोस अपशिष्ट है बच्चों, ठीक। दूसरा आपके सामने क्या है? वनोन्मूलन है। तीसरा वन रोपण है। चौथा जीवाश्म ईंधन है। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वनोन्मूलन। यानी कि वनोन्मूलन एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ये क्या है? चलो, तो वनोन्मूलन एक तरीके से क्या नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये कि ये आपके सामने कोई पर्यावरण को समाप्त करने वाला घटक नहीं है, ठीक है। चलिए, वनोन्मूलन, ठोस अपशिष्ट फेंकना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना। तो प्यारे बच्चों, एक तरीके से निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पर्यावरण अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वो है वन रोपण। सॉरी, वो कौन सा है? वन रोपण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थित निम्न में से किस कारण से है? पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति किस कारण होती है? ग्लूकोज के कारण, नाइट्रोजन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ऑक्सीजन के कारण? तो पत्तियों में हरे रंग की जो उपस्थिति होती है बच्चों वो होती है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है इसमें प्रतिवर्ती चाप जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो मस्तिष्क के द्वारा, मांसपेशी के द्वारा, मेरुरज्जु, संवेदांग, मेरुरज्जु, मांसपेशी, मांसपेशी, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मांसपेशी, संवेदांग, मेरुरज्जु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? यानी कि वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा एक संगठन है जो सरकारी नहीं है लेकिन समर्पित है? तो WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। यानी कि IUCN जो एक संगठन है जो लुप्त हो रहे जीवों को एक तरीके से पुस्तक में उनकी लिस्ट जारी करती है, तो वो है श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस बुक को कहा जाता है रेड डाटा बुक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, शांत घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है। तो शांत घाटी के बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले अवगत कराया था कि शांत घाटी कहां पर है बच्चों, तो ये याद रखिएगा केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, सिक्किम में है। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखना ये कहां पर है? ये जम्मू एवं कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है। तो चिपको आंदोलन जो कि एक तरीके से वनों के संरक्षण के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, तो इसके प्रेरणता किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के जो प्रेरणता थे बच्चों वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर 2011, 1970, 1973, 2007। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ है बच्चों वो हुआ है 1973। और जहां से इसको पहली बार लागू किया गया है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहां से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये भारत के किस राज्य में पड़ता है बच्चों? तो ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, मतलब जो सरीसृप वर्ग है उसके अंतर्गत कौन आता है। तो उसके अंतर्गत कछुआ है, अमीबा है, फर्न है, व्हेल है। ये तो देखा जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कछुआ। ठीक है, कछुआ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, सरीसृप। जैसे कि मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी एक तरीके से देखा जाए तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है बच्चों, तो मगरमच्छ भी यदि देखा जाए तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है, यानी कि जो अभयारण्य है इनका संबंध किससे है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण। तो अभयारण्य का जो संबंध है सीधा सीधा संबंध है वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हंस है, मोर है, कोयल है, मैना है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों वो कौन सा है, मोर है। आप लोगों को बता दूं बच्चों में जो हम पढ़ रहे हैं ये लेवल फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, लेवल फर्स्ट। और लेवल फर्स्ट का जो आप लोगों को पता है स्तर जो होता है वो कहां से कहां तक का होता है, ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रश्न यहां पर इसमें आपके आते हैं, यानी कि इससे ज्यादा टफ लेवल यहां पर आपसे नहीं पूछा जाता। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वह प्रश्न लिए हैं जो उस एग्जाम में आए। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्तांतुस। क्या है, पावो क्रिस्तांतुस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, बिहार से है, उत्तराखंड से है। तो चिपको आंदोलन भारत के जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य है बच्चों कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, यानी कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन पाई जाती है आप लोगों को पता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है बच्चों, तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। इस वायुमंडल में यदि देखा जाए तो लगभग 78% भूभाग पर क्या है, तो 78% मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद लगभग 20 से 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो है बच्चों वो है हरे पौधे। और हरे पौधे से मुझे याद आया कि विश्व में पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, क्या बच्चों, पृथ्वी का फेफड़ा। ये एग्जाम में आता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगल को। किसको बच्चों, अमेजन के जो जंगल हैं उनको कहा जाता है अमेजन के जंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार। कटीली झाड़ियां पाई जाती है तो गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो कटीली जो झाड़ियां पाई जाती है बच्चों वो याद रखना कि कटीली झाड़ियां पाई जाती है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, जो एक तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पर पाई जाती है। और जो कटीली झाड़ियां होती है इनकी एक विशेषता होती है, इनकी जो जड़ें होती है वो गहराई में ज्यादा जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या सभी। तो प्यारे बच्चों रेड डाटा बुक में इन सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि जो विलुप्त हो रहे जीव को भी, सुभेद्य जीव को भी और आपत्तिग्रस्त जीव को भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। तो प्यारे बच्चों कोयला, पेट्रोल और नाभिकीय ऊर्जा ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से समुद्रवित पौधे मर जाते हैं क्योंकि। जब बाढ़ आती है तो समुद्र में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं बच्चों वो मर जाते हैं। इसका कारण क्या है, पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में शोषण रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो मूल रूप से इसका उत्तर हो जाएगा मूल में शोषण क्या होता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए या हंगुल के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो ध्यान रखना एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है।
ऑक्सी शोषण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो प्रकार के शोषण के बारे में बता दूं, एक तो ऑक्सी और एक अनॉक्सी। ऑक्सी शोषण वो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनॉक्सी शोषण वो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है। तो सजीवों में जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है इसमें ऊर्जा कितनी उन्मुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है 673 किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, यानी कि समाज में वानिकी का जो उद्देश्य है वो क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा क्या? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की जनक कौन थी? गोरा देवी। अब गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रेणी गांव, मानमती गांव, थिरपाक या हाट गांव? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है रेणी गांव। कौन सा गांव है ये? रेणी गांव है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक तो ये नॉर्थ पोल है बच्चों और ये साउथ पोल है। ठीक, अब बोल रहे हैं ध्रुव से, यानी कि इधर की ओर से यदि हम इधर की ओर बढ़ते हैं और इधर से यदि हम इधर की ओर बढ़ते हैं, ठीक, बढ़ते हैं, तब जैव विविधता कैसी होती है? तो जैव विविधता यानी कि इस वाले क्षेत्र में जैव विविधता कैसी पाई जाएगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जब ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता जो होती है वो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती, क्योंकि जैव विविधता उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादातर कहां पर होती है? तो पृथ्वी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, जो कौन सा क्षेत्र है बच्चों? विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? यानी कि मोनाल एक क्या है बच्चों? पक्षी है, जो उत्तराखंड का क्या है? राजकीय पक्षी है। तो इसके अलावा और किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या? हिमाचल प्रदेश। अब आप राजस्थान राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि राजस्थान राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो है गोडावण। कौन सा बच्चों? गोडावण है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। आपको मिलाना है कि जो मछली, केचवा, तितली, शाक, इनको रखने के स्थान को क्या बोलते हैं? तो मछली को क्या बोलते हैं, केचवे को क्या बोलते हैं, तितली को क्या, शाक को क्या? तो आप लोगों को मैं यहां पर बता दूं बच्चों, तो यहां पर मछली जो है, इस मछली के जो स्थान होता है जहां पर इनको रखा जाता है उसे बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, अगली यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके सामने केचवा, तो केचवे को जहां पर रखा जाता है बच्चों वो स्थान कहलाता है टेरेरियम। ठीक, और उसके बाद तितली की यदि अपन बात करें तो तितली को जहां पर रखा जाता है उसे बोलते हैं वाइवेरियम। ठीक, और शाक को जहां पर रखा जाता है बच्चों वो है क्या? हर्बेरियम। तो इस प्रकार से पहले वाले का सा, तो पहले वाले का सा यहां पर है, दूसरे वाले का दा, दूसरे वाले का दा यहां पर है, फिर दो सेम है यहां पर, तीसरा यानी कि सा वाले का बा है तो सा वाले का बा यहां पर है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 38वें का बी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, किसी जगह के फ्लोरो तथा फना सूचित करता है। फ्लोरो तथा फना क्या सूचित करता है? तो ये पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोरो तथा फना जिस चीज को प्रदर्शित करता है बच्चों ये करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्रश्न है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं बच्चों? अवशोषण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने वाली संस्था जो है वो WWF है, पेटा है, WHO है, UN है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। बल्कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया
किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो नीले रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, हरे रंग में। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया ज्यादातर होती है बच्चों, वो होती है कौन से रंग में? लाल रंग में होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, मैंने इसमें टोटल 100 प्रश्न लिए हैं, एक भी प्रश्न कम नहीं है। यदि आप क्लास में बने हुए हो तो आखिरी तक देखकर जाइएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका लेवल फर्स्ट का जो पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन है, मान के चलिए कि आपका बेहतरीन और शानदार तरीके से कवर होगा। आपको कहीं और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। वनों के महत्व का कारण है, वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है, शेर है, बाघ है, मोर है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बच्चों वो है बाघ। वहीं पक्षी की यदि अपन बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वहीं भारत का विरासत पशु की यदि अपन बात करें कि भारत का विरासत पशु कौन सा है बच्चों, तो वो कौन सा है? हाथी है। चलिए अगला प्रश्न है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है एक तरीके से जिसको डबल से प्राप्त किया जा सकता है। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे है, यूरेनियम है। तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत की यदि अपन बात करें बच्चों, तो कोयला को एक बार प्रयोग कर लो, पेट्रोलियम को कर लो, यूरेनियम को कर लो। इनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय, बल्कि पौधा जो है एक तरीके से नवीकरणीय का उदाहरण है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो भाई साहब, टाइगर स्टेट के नाम से जिस राज्य को जाना जाता है प्यारे बच्चों वो है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून और 15 जून से 21 जून। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें वन्य जीव सप्ताह की, तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। अगला प्रश्न है 48वां जलीय जंतुओं में शोषण होता है, यानी कि जल में रहने वाले जो जंतु हैं इनमें शोषण किस प्रकार से होता है? फेफड़ों द्वारा होता है, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा होता है, वायुकोश द्वारा होता है, गलफड़ों द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, जलीय जंतुओं में जो शोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? गलफड़ों द्वारा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए 49वां प्रश्न है आप लोगों के सामने वातावरण में अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को क्या कहते हैं? यानी कि जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, ऐसे पादप के लक्षण को क्या कहते हैं? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, उपरोक्त सभी। तो ऐसे को बोलते हैं बच्चों अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 50वें नंबर का प्रश्न है पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन है, जल है, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ये किसके लिए आवश्यक है? पौधे के भोजन बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न है 51वें नंबर का प्रश्न है क्या उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं? तो उदयपुर और भीलवाड़ा जो कि राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? खनिज क्या होते हैं बच्चे? तो खनिज वो होते हैं जिनको जमीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। तो जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा। जस्ता, जिप्सम, गार्नेट, सोना। सीसा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। चांदी, रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सन। तो उदयपुर और भीलवाड़ा में जो मिलने वाला खनिज है बच्चों वो है कौन सा? जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो बारां में निकाला जाता है बच्चों, भरतपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। तो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा बच्चों? बाड़मेर। अब पेट्रोलियम की बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि कहीं ना कहीं ऐसा है असम। असम में पहली बार जो एक तरीके से तेल रिफाइनरी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। वो कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखना ये डिगबोई में की गई थी, जो कि कहां पर पड़ता है? ये असम में। चलिए
चंद्र ग्रहण होता है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है कि चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में होता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सूर्य जो होता है ये अपनी जगह पर स्थित होता है। सूर्य जो कि आप लोगों को पता है ये किसी के चक्कर नहीं लगाता, बाकी सभी ग्रह उपग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य और एक तरीके से चंद्रमा इसके बीच में यदि किया जाए तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाता है या पृथ्वी आ जाती है तो एक तरीके से जो कंडीशन बनती है बच्चों वो किसकी बनती है, चंद्र ग्रहण की। क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, केवल पृथ्वी की छाया पहुंच पाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं चंद्रग्रहण। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु है, यह आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। वहीं राजस्थान के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि राजस्थान को लेकर पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का जो एक तरीके से पालतू पशु है, वहां का राजकीय पालतू पशु, तो वो है बच्चों ऊंट। ठीक, और वहीं यदि जंगली की यदि अपन बात करें तो जंगली कौन सा हो जाएगा, तो जंगली वहां का हो जाएगा चिंकारा। क्या हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला और बेहतरीन शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने। सूर्य नगरी नाम है, सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जयपुर को कहा जाता, जैसलमेर को कहा जाता, बाड़मेर को कहा जाता, जोधपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो सूर्य नगरी कहा जाता है बच्चों, वो किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जयपुर की यदि हम बात करें तो राजस्थान राज्य का जो जयपुर है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पिंक सिटी। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। यानी कि राजस्थान के कौन से समुदाय के लोग जो हैं वो उनके लिए वनों की रक्षा करना उनका धार्मिक अनुष्ठान बन गया है। तो गुर्जर है, सहरिया है, विश्नोई है, मीणा है। तो ऐसे समुदाय का नाम है बच्चों विश्नोई। कौन सा समुदाय है, विश्नोई समुदाय है, यह आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है। यानी कि मगरमच्छ जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है। तो पक्षी, सरीसृप, जल स्थचर, मत्स्य। तो मगरमच्छ की यदि हम बात करें बच्चों तो यह आता है सरीसृप के अंतर्गत। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कछुआ है यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो प्यारे बच्चों कछुआ भी आता है सरीसृप के अंतर्गत। चलिए 58वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, यदि आप लोगों ने हमारी पुरानी क्लासेस यदि देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो बच्चों यहीं से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। जैविक का मतलब होता है जिसमें एक तरीके से क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है, उसे जैविक बोलते हैं। और एक तरीके से जिसमें जीव नहीं पाया जाता बच्चों, उसे बोलते हैं अजैविक। ठीक, तो पादप में जीव पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है, लेकिन वायु में कोई जीव नहीं पाया जाता है, इसलिए अजैविक घटक हो जाएगा क्या, वायु। अगला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होती है, ऊन किससे प्राप्त होती है। भेड़ से, ऊंट से, याक के बालों से, भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो प्यारे बच्चों, जो ऊन प्राप्त होती है वो याद रखिएगा भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। अब ये कहीं ना कहीं ऊन का जो प्रयोग ज्यादातर किया जाता है वो कौन सी ऋतु में किया जाता है, तो शीत ऋतु में एक तरीके से ठंड से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः है। यानी कि बंदर का घर कौन सा, शेर का कौन सा, चूहे का कौन सा। तो घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा, बिल, पेड़, पेड़, गुफा, बिल, बिल, पेड़, गुफा, ये क्रम से जमाने को कहा है। तो बंदर जहां पर रहता है बच्चों वो पेड़ में, शेर जहां पर रहता है वो गुफा में, और चूहा जहां पर रहता है वो बिल में। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है 61वें नंबर का, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक तरीके से उद्यान कृषि जो है जिसमें छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो बॉटनी के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, वहीं हॉर्टिकल्चर के साथ साथ मैं आपको बता दूं वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में जिस चीज का अध्ययन किया जाता है बच्चों वो किया जाता है केचुए का। किसका किया जाता है, केचुए का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत पूर्ण तरीके से वनस्पति का अध्ययन किया जाता है बच्चों। किसका अध्ययन किया जाता है, बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62वां, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है
जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो W.C. डैम्पियर ने, B.S. ब्लूम ने, कार्ल पॉपर ने, J.W.N. सुल्लीवन ने। तो ये जो परिभाषा दी है बच्चों याद रखिएगा, ये दी है W.C. डैम्पियर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि पर्यावरण के अध्ययन को सीखने का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है, या ये सभी? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि सीखने के सिद्धांत में ये सारे सिद्धांत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 64वां यानी कि 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? मतलब प्राथमिक स्तर यानी कि जो छोटा स्तर होता है, उस छोटे स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? तो प्रयोजन विधि में मुख्य सोपान 4 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। तो प्रयोजन विधि में जो मुख्य सोपान की संख्या होती है बच्चों वो होती है 6 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अब ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से जो हमारे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है, या फिर यदि देखा जाए तो एक तरीके से जो तापमान को बढ़ाने वाली गैस है ज्यादातर मात्रा में वो कौन सी है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपके सामने नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों के सामने जो ज्यादा प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों इस पूरी क्लास में आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आप लोगों को यदि ये क्लास पसंद आ रही है तो आखिरी तक आप लोगों को चलना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत में से किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो प्रयोग होता है विश्लेषण विधि में, सूतहा शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। तो बच्चों विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो प्रयोग होता है वो याद रखिएगा ये किसमें होता है? आगमन विधि में। चलिए अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? आगमन तरीका, मनोरंजन एवं खेल संबंधी तरीका, रटने का तरीका, निगमन का तरीका। तो प्यारे बच्चों छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोरंजन एवं खेल के तरीकों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? जो अच्छे प्रश्न पत्र होते हैं इनकी क्या विशेषता है? तो ये वैध होने चाहिए, विश्वसनीयता वाले होने चाहिए, का और खा दोनों, या व्यापकता विस्तृत होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर होने वाला है का और खा दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? प्रक्षेपित सामग्री का मतलब होता है जिसे कहीं ना कहीं बच्चों एक तरीके से चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी कि जिसको चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं प्रक्षेपित सामग्री। तो वो है बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैटन बोर्ड। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा OHP। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी विशेषता नहीं है? यानी कि ये कोई क्वेश्चन था लेकिन टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आप थोड़ा सा जरा इसको मैनेज करिएगा। ठीक है, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। 72वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन की जो स्थापना की गई थी बच्चों वो की गई थी 26 सितंबर 1994 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73वां, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था 2006, 2008, 2011, 1997। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2006। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिरन जम्मू कश्मीर से, पानो भाजू पश्चिम बंगाल से, राहिदे हिमाचल प्रदेश से, फुलकारी पंजाब से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो है पानो भाजू। तो पानो भाजू जो है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि पानो भाजू किससे जुड़ा हुआ है? ये पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? ऐसा कौन सा पत्थर है जिसका प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता घरों के फर्श बनाने में? तो संगमरमर,
कोटा स्टोन, घिया पत्थर, सैलखड़ी, सैंडस्टोन। तो ऐसे पत्थर का नाम है बच्चों, याद रखिएगा, घिया पत्थर, जिसे सैलखड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी यानी कि ऐसे ही फसल जहां पर छोटे स्तर पर जिनको उगाया जाता है, या छोटे छोटे पौधे जिनको उगाया जाता है, जैसे सब्जी भाजी की यदि हम बात करें, तो उनके लिए किस प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो ऐसे खाद को बोलते हैं बच्चों वर्मी कंपोस्ट, जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद एक तरीके से किससे प्राप्त किया जाता है? ये केचुआ से प्राप्त किया जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा, यहां पर मेले दे रखे हैं, उनके सामने राज्य दे रखे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अंबाजी का मेला गुजरात में लगता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम, बेणेश्वर मेला राजस्थान। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों, तो जो सुमेलित नहीं है वो है नैना देवी मेला, जो कि असम में नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थित है? तो राजस्थान राज्य में जो केमिकल वर्क्स है वो कहां पर स्थित है? डिडवाना में, नागौर में, बाड़मेर में, परबतसर में। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिडवाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया था? 1981, 1985, 1986, 1988। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1986। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो 20 है, 25 है, 22 है, 24 है। तो राजस्थान राज्य में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या बच्चों कितनी है? 25 है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षमाभ यानी कि एक तरीके से जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको चलने के लिए जो पैर होते हैं उन्हें पक्षमाभ कहते हैं। तो पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहां मिलते हैं? ये अमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में, वायुकोश में। तो ये जिस स्थान पर मिलते हैं बच्चों वो मिलते हैं श्वसनिका में। कहां पर मिलते हैं? ये श्वसनिका में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? मतलब कौन सा ऊतक है जो सरल नहीं है? तो ऑप्शन है जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो प्यारे बच्चों जो सरल ऊतक नहीं है वो है जाइलम। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से संयोजी ऊतक माना जाता है। जाइलम पौधे में क्या करता है? तो जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है। और इसी की तरह एक और होता है प्यारे बच्चों, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, क्या? फ्लोएम। कौन सा होता है बच्चों? फ्लोएम, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है बच्चों? तो फ्लोएम करता है पौधे में भोजन का परिवहन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? मलेरिया जो रोग होता है किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फास्फुसिफेरम की वजह से, एंट अमीबाब की वजह से, दूसरा आप लोगों के सामने दे रखा है क्या आपके सामने, रिट्रोवायरस की वजह से या साल्मोनेला की वजह से। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें बच्चों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होने वाला है? तो मलेरिया जो रोग होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये आपके सामने है ए वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला ऑप्शन है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? जो 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले जो हैं उनमें से कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, खासी पहाड़ियां, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमालय। तो भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी घाट है, एक आपका हिमालय है, और एक तरीके से देखा जाए तो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, इंडो बर्मा। ठीक है, ये हमारे क्या है? भारत के हॉटस्पॉट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है। तो राजस्थान का राजकीय पशु बच्चों बाघ है, गाय है, ऊंट है, भेड़ है। तो यहाँ का जो पालतू पशु है बच्चों वो है क्या? ऊंट है। ठीक, बाकी जंगली जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? चिंकारा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी सीधा एवं आवर्धित। 87वां नंबर का प्रश्न है। टोटल आप लोगों को प्यारे बच्चों इसमें 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा। यदि आप लोग यहां तक आए हैं तो आप लोगों को आगे भी चलना है। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों को देखना है जो लेवल फर्स्ट के लिए है, और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन वाला पोर्शन है उसी के लिए ये पूरी क्लासेस हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा है स्रोत है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता? तो वाहन से, उद्योग से,
धूल के कण से या ठोस अपशिष्ट से? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट से। ठीक है, चलिए 88वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 89वें नंबर का, यानी कि 89। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो राजस्थान में जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारे सामने? प्राकृतिक गैस। ये किसका संसाधन नहीं है? ये नवीकरणीय का संसाधन नहीं है, मतलब इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए 90वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा में सूची में नम क्षेत्र नहीं है? यानी कि जो रामसर है ये कहाँ का शहर है बच्चों? तो ये ईरान का शहर है। इसको लेकर एक तरीके से 1971 में एक आर्द्रभूमि सम्मेलन होता है जो कि ईरान में होता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो शामिल नहीं है वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा राजसमंद झील। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, मोर है, गिद्ध है, सारस है। तो राजस्थान राज्य का जो राजकीय पक्षी हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? गोडावण हो जाएगा, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी नई दिल्ली में है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयंबटूर में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इनमें से जो सुमेलित है प्यारे बच्चों केवल एक ही है जो कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जो कि कहां पर है? ये कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय मतलब जिसको डबल से प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अभी मैंने आप लोगों को बताया नवीकरणीय का मतलब जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें नहीं है पूछा जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो बच्चों वो है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? तो पारितंत्र शब्द का गठन हिकल ने, हम्बोल्ट ने, टेंसले ने, ओडम ने। तो प्यारे बच्चों पारितंत्र शब्द का जो गठन किया था वो किसने किया था? टेंसले ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मासिनराम। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है बच्चों वो होती है मासिनराम, जो कि कहां पर पड़ता है? ये मेघालय में। चलिए 96वें नंबर का प्रश्न है 96वें नंबर का पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। तो पर्यावरण के जैविक घटक में कौन शामिल? भूमि, वायु, पौधे, जल। तो जैविक घटक में जो शामिल है बच्चों वो है क्या? पौधे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मीना माता जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैडमियम प्रदूषण के कारण बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण, पारा या मरकरी प्रदूषण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मीनी माता जो रोग का संबंध है ये Hg यानी कि पारा या मरकरी प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 98वें नंबर का निम्नलिखित में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? अप्रेक्षित मतलब जिसको कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो कौन सी है? तो फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र या स्लाइड। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? चार्ट। ठीक है, तो यह एक कैसी सामग्री है? अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा व्याख्यान। अगला प्रश्न है और हमारी लेवल फर्स्ट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की जो 1000 प्रश्न की सीरीज है उस 1000 प्रश्न की सीरीज का यह हमारा 100वां प्रश्न है। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों ने यहां तक क्लास को देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को नहीं मिली होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन है वनोन्मूलन,
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण या जलाशयों की सफाई? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वनों का उन्मूलन करना। ये पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस पर्यावरण अध्ययन की 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने कवर किए हैं टोटल टॉप 100 प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन स्टडी विद डीके चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।